बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक जी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे। हाँ जी, समझ सकती हूँ आप लोगों का सेमेस्टर ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहिल में है। सब टीचर्स अपने लेक्चर्स वाइंड अप कर चुके हुए हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे जी कि मैम के लेक्चर्स क्यों नहीं पूरी तरह अपलोड हुए। तो मेरी पर्सनल रीज़न्स थी जी, शेयर कर देती हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। उन्हें वहाँ मतलब लेके गए थे, फिर घर के काम, मेहमानों का आना जाना। अब शी इज़ मच बेटर दैन बिफोर, लेकिन प्लीज़ उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखें, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, अपने लेक्चर्स को वाइंड अप करते हैं, इस पूरे सब्जेक्ट को वाइंड अप करते हैं। जो लास्ट एक टॉपिक रह गया है उसको भी ख़त्म करके हम अपने सेमेस्टर को, जो कि हमने कोविड-19 में बड़े हंसी खुशी गुजारा है घरों में रह के, उसको हम अब फाइनली ख़त्म करते हैं, ताकि इस उम्मीद के साथ कि हम आज़ाद हवा में सांस ले के चलते फिरते और कैंपस में बैठ के पढ़ सकें। इस उम्मीद के साथ हम इस सेमेस्टर को वाइंड अप करेंगे जी। सारी अच्छी बुरी कड़वी सब यादें इसी के साथ हम इनको वाइंड अप कर देंगे। सिर्फ वो चीज़ें वाइंड अप करेंगे, उनसे जो कुछ हमने सीखा है उस सबक को या उस सीख को वाइंड अप नहीं करेंगे, ना ही होने देंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं ये कहूँगी जी कि हमने इस कोविड-19 के टाइम पीरियड में बहुत कुछ सीखा है। मैंने अगर पर्सनली लूँ तो कुछ लोगों को लगता है जी कि शायद वो कैद थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम कैद होके भी आज़ाद थे। हर किस्म की चीज़, ये हर किस्म की टेंशन से ना ये था जी कि जाना है। हमने अपने आप को मशीनें बनाया हुआ था, गधे घोड़ों की तरह सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। नो डाउट कि वो रूटीन थी, अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई है, उसी चीज़ का हुक्म है कि जी मेहनत करो। लेकिन अगर आप उस चीज़ से हट के देखें तो हमने उस रहमत को भी अपने लिए जहमत बनाया हुआ था कि सुबह सुबह उठना अजाब लगता था, जाना अजाब लगता था। फिर पढ़ाना तो नहीं, ठीक है आप अपनी जॉब सिंसेरिटी से भी कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स आप उकता जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जी, वीकेंड से पहले आपका दिल करता है जी छुट्टी कर लें। लेकिन कोविड-19 के पीरियड में हर बंदे की ये ख्वाहिश थी जी कि मैं घर से बाहर निकलो। दूसरी सबसे बड़ी उसकी ये कह लें जी, आपके लिए प्लस पॉइंट ये था या सबके लिए ये था जी कि जो बच्चे फैमिली से दूर थे, कट ऑफ थे, यानी उनको पता ही नहीं होता था हमारे घर में क्या हो रहा है, किस तरह, यानी सुबह को कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, वापस आए, खाना खाया, दोस्तों के साथ बाहर निकल के रात को वापस आए गेस्ट हाउस की तरह और सो गए। उन बच्चों के लिए और उस किस्म के इंसानों के लिए, लोगों के लिए, कोविड में उनको पता चला जी कि हमारे घर वाले भी हैं और वो अच्छे लोग हैं। ठीक है, मतलब वो ना लाइटर नोट कह रही हूँ जी कि वो भी अच्छे लोग हैं। उनको पता ही नहीं था जी कि हमारे घर में क्या टेंशन्स चल रही हैं, हमारे पेरेंट्स किस तरह से। उनको लगता था जी कि अगर माँ बाप बाहर जाने से मना कर रहे हैं तो कुछ हमें वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो हर बंदे को ना कुछ अच्छे बुरे का एक्सपीरियंस हुआ है। फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो ये समझते थे जी कि हमारी माएँ बहनें घर में वेली बैठी रहती है सारा दिन, उनको घर रह के ये 2-3 महीने पता चला जी कि औरतें कभी भी वेली नहीं रहती, ना ही वो बैठ सकती हैं। लेकिन उनको ये रियलाइज़ हुआ है जी कि हम जो लोग समझते हैं जी कि औरतों का काम नहीं होता, उनको रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, औरत सबसे ज़्यादा काम करती है। औरत एक ऐसा मज़दूर है जिसे कभी छुट्टी नहीं मिलती। मर्द जॉब करे उसे रिटायरमेंट मिल जाती है, औरत को रिटायरमेंट भी नहीं मिलती, सारी ज़िंदगी नहीं मिलती। मर्द को पेंशन भी मिल जाती है, ग्रेच्युटी फंड भी मिल जाता है, हर महीने सैलरी भी मिल जाती है। औरत को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सो दे हैव रियलाइज्ड, और बहुत से लोगों ने अपनी हैबिट्स चेंज कर ली हैं। वो जो आके कहते होते थे ना, बाप और भाई सारा दिन करती क्या हो, वेली तो रहती हो। दे हैव रियलाइज्ड कि जी वेला कोई भी नहीं रहता, हर इंसान अपने काम करता रहता है। और औरत वो मशीन है या वो मतलब हस्ती है कि जो पूरा दिन घर में चलती है और काम करती है और जताती नहीं है। ठीक है जी, हम भी चलते हैं। और अपने, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैंने कहा कि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। मुझे लगता था कि जी बाहर निकलना, मतलब घर से बाहर चले जाना ठीक है, अच्छी बात है, आप बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में, आप गलत चीज़ें नहीं सोचते। लेकिन आई वॉज़ रॉन्ग। आप सिर्फ बाहर निकल के अपने आप को बिज़ी रख के ये नहीं कह सकते जी कि मैं बुरी चीज़ों से ख़ुद को रोक रहा हूँ। आप घर रह के भी घर वालों के साथ बैठ के अच्छी बातें करके, अपने काम करके, अपनी वर्क रूटीन से अलग रहे। अच्छा, हम वर्क रूटीन से अलग नहीं हो सके, लेकिन हमने ऑफिसेज़ को, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को घर में शिफ्ट कर लिया।
जब आप घर में रह के उस इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं ना, हाँ थोड़ा बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना। वहाँ पे ये है जी आपका वो इन्वायरमेंट है ही ऐसा, वहाँ पे खामोशी होगी, क्लासेस हो रही हैं, आ रहे हैं बच्चे, बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं। घर में आपको वो इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ता है कि जी एक अलग कमरा चाहिए जहाँ आप बैठेंगे, वहाँ पे कोई आए ना। फिर जब आपके बहन भाई आपको तंग करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी आप पूरी वीडियो आपको दोबारा बनानी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिबलिंग्स के जी आपके बहन भाई आके दरमियान में टोके लगा रहे होंगे। और दूसरी ये चीज़ जी कि एक तो ये कि आपने मतलब अच्छे तरीके से अपने आप को ढालना सीखा है जी कि किस तरह अगर कोई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो आप किस तरह से ख़ुद को मोल्ड कर सकते हैं। ये किसी इंसान की बहादुरी नहीं है, ये शायद अल्लाह ताला ने हमें हमारा पोटेंशियल दिखाने के लिए हम पे ये, मुझे तो अज़ाब भी नहीं लगता, ठीक है अज़ाब वो होता है जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। ये वो आजमाइश थी जिसमें हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हुए हैं और हमने अपना कह लें जी ऑप्टिमम पॉइंट ढूंढा जी कि हम इन सिचुएशंस को किस तरह से कैटर अप कर सकते हैं, या तो परेशान रहें या उस चीज़ को इंजॉय करें अपने घर वालों के साथ में। तो हम लोगों ने अपना ऑप्टिमम पॉइंट देखा है इस पूरे कोविड के लॉकडाउन के सिचुएशंस में। जो जिन लोगों को लगता था जी वो घर बैठ ही नहीं सकते, वो 3 महीने घर में रहे हैं। मैं मतलब मुझे भाई इतना फिरने टुरने का शौक़ नहीं है, ना ही मुझे आउटिंग्स का इतना शौक़ है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि घर में रहना रहमत है, जहमत नहीं है। मैं घर रह सकती हूँ, मुझे अगर कोई और 3 महीने के लिए भी घर बंद कर दे आई कैन हैंडल इट। अब हम लोग अपने उस ऑप्टिमम पॉइंट को कर चुके हैं। हाँ स्टार्टिंग में आपको होता है जी डिप्रेशन होता है, कुछ ना कुछ लगता था जी कब ये सब ख़त्म होगा, लेकिन मैंने कहीं एक बहुत खूबसूरत बात पढ़ी थी जी कि जो अल्लाह ताला पे भरोसा होता है ना और ईमान होता है वो इंसान को आग में कूदने पे भी मजबूर कर दे रहा है। और मुझे वो चीज़ समझ आई थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कूदे थे, वो था ईमान कि जी मेरा खुदा या मेरा अल्लाह या मेरा रब मुझे इस आग से भी नहीं जलने देगा। तो ठीक है हम परेशान हैं, मैं भी वक्ती तौर पे परेशान थी, बहुत परेशान थी। 1 महीना रात को वो जो ओवर थिंकिंग का पीरियड होता है ना, जब आप सोने लगते हैं जी अब उठ के बैठ जाना घबरा के कि यार अगर इसकी वैक्सीन ना बनी तो क्या करेंगे, अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो क्या करेंगे। उस फेज़ के बाद आपका ईमान डेवलप होना शुरू होता है। जब आपको हर तरफ नाउमीदी मायूसी नज़र आ रही होती है ना, तब 2 पॉइंट्स होते हैं, या तो आपका ईमान बहुत लो हो जाता है तब, या फिर आपका ईमान बढ़ जाता है। और रास्ते होते नहीं हैं, रास्ते निकाले जाते हैं। इस कोविड में हमने रास्ते निकालना, रास्ते पैदा करना सीखा है जी कि किस तरह से किस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। दूसरा जो मैंने अपने मतलब कह लें जी ये तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, या कह लें जी अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से ये चीज़ें सीखी, प्रोफेशनल भी। दूसरी जो प्रोफेशनल चीज़ मैंने सीखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी एप्लीकेशंस कुछ भी कभी नहीं सुना था कि जी ये भी यूज़ किए जा सकते हैं आपकी स्टडी में, या आपको आने चाहिए या यूज़ करने चाहिए, कभी भी नहीं सुने थे। बट कोविड हैज़ मेड अस पॉसिबल कि जी हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें, वो सारी एप्स इंस्टॉल करके यूज़ करें। मुझे लगा इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू, या मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि जी आपके जो लर्निंग प्रोसीजर्स थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए थे। लोगों को लगा जी कि लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो हुआ है, लेकिन कोविड में आप लोगों का लर्निंग प्रोसेस बहुत तेज़ हुआ है। अब मतलब अब आज से 20-25 साल पहले वाला दौर नहीं है जी कि एक बीमारी आई है या कुछ हुआ है तो आपको अगर किसी ने नाम बता दिया बस थोड़ा सा जान के आप बैठ जाएं। कुछ लोगों को डिप्रेशन इसी वजह से हुआ था, एक तो ओवर थिंकिंग थी, एक था जी ज़्यादा जान लेना। हमारे लिए जितना ज़रूरी है हमें उतना जानना चाहिए। लोगों ने हर चीज़, मतलब इंटरनेट का दौर है, ये एक रहमत भी है, बल्कि कोविड में साबित हुआ कि जी ये एक रहमत ही है अगर आप इसको रहमत की तरह समझें तो। ठीक है जी, लेकिन कुछ लोग उसको जहमत बनाने पे तुले होते हैं। इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे आपके इसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारा चैनल ग्रो कर रहा है जी, आपके यूट्यूब पे लोगों ने, ये जिस तरह हमारे कैंपस ने अपना मतलब चैनल बनाया, ग्रो किया, चीज़ें वहाँ पे लेक्चर्स डाले, अपलोड किया, आप लोगों के अलावा आपके बाद आने वाली जनरेशन्स का भी भला हो गया। आप लोगों को शायद अजाब लग रहा हो वक्ती तौर पे, लेकिन ये इल्म जितनों तक जाएगा इसमें आपको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से चैनल बना है, ये लेक्चर्स हम आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। आप लोगों को भी इसका हिस्सा जाएगा। अब ये कह रही हूँ कि ये आपका जो सोशल मीडिया है ये रहमत थी या जहमत साबित हुआ,
मैं ये इतनी लंबी बातें इस लेक्चर में इसीलिए कर रही हूँ कि आज हमारा लेक्चर 17 है, इसके बाद सिर्फ 3 और लेक्चर्स हैं हमारे पास और हम ये सब्जेक्ट ये सेमेस्टर वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह ताला, और ये हो जाएगा हमारा 1-2 दिनों में मोस्ट प्रॉबेबली। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हमने इस पूरे सेमेस्टर में, हमने इस पूरी सिचुएशन में क्या क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। तो ये कह रही हूँ कि इस कोविड के टाइम पीरियड में प्रूव हुआ कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो एक रहमत है अगर उसको अच्छे या पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए। बहुत से लोगों तक इन्फॉर्मेशन गई कि कोविड है क्या, इसको आप लोगों ने किस तरह से इससे बचना है, किस तरह अगर किसी को हो जाता है तो वो किस तरह से सर्वाइव कर सकता है। ऑन अदर हैंड आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं जी जो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने उनको पैदा ही शायद इसलिए किया होता है कि वो, जिसको हम कहते हैं ना दकियानुसी सोच वाले, पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, वो किसी पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिव मतलब ढूंढ लेते हैं नेगेटिविटी और इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं। सपोज़ कोविड में ऑलरेडी लोग प्रॉब्लम्स में थे, परेशानी में थे, क्या होगा क्या बनेगा। कुछ लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन रिलेट करके उस मतलब स्प्रेड की जी, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस इस तरह के आ गए जी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख और गुस्सा इस बात पे आता है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात ने एक बात कह दी है कि जी वो उसी को मालूम है। आई जस्ट हेट दोज पीपल जो प्रेडिक्शंस देते हैं जी अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, वो आने वाला है, डे ऑफ जजमेंट बहुत करीब है, वो इस दिन होगा। इस मतलब हु द हेल आर यू, जब उसने अपने हबीब तक को नहीं बताया कि जी डे ऑफ जजमेंट कब है। तो और सबसे बड़े उल्लू वो लोग हैं हमारे जैसे जो उन वीडियोस को देखते हैं। उसके बाद इस पैंडेमिक के दौरान या इस आफत या वबा के दरमियान लोगों ने वो वीडियोस या वो मूवीज़ अपलोड करनी शुरू की जो कि कोरिलेट कर रहे थे जी कि ये प्रिडिक्टेड थी ये चीज़। आज से 20 साल पहले 40 साल पहले किसी ने प्रिडिक्ट करके ये मूवी बनाई थी, जस्ट लाइक द मूवी 2012 के जी डे ऑफ जजमेंट विल बी ऑन 2012 की किसी भी डेट को। तो इस तरह की चीज़ें नेगेटिविटी फैलाती हैं। आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जिनको ऐसी चीज़ें देख के डिप्रेशन होता है, टेंशन नहीं डिप्रेशन कह रही हूँ मैं। डिप्रेशन बहुत बुरी बीमारी होती है। तो ऐसी चीज़ें स्प्रेड करते हुए 100 दफ़ा सोचा करें कि कहीं आप किसी का फ्यूचर स्पॉइल तो नहीं कर रहे, कहीं आप किसी को मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहे। अल्लाह ताला रोज़ आखिरत फ़िज़िकल टॉर्चर का हिसाब तो लेगा ही लेगा, जो आप किसी को दिमागी या ज़हनी अजियत देते हैं ना उसका हिसाब भी लिया जाएगा। सो सोशल मीडिया ऑन मतलब अगर मैं कहूँ 80% पॉजिटिव वे में उसने लोगों को केटर अप किया, लोगों को हैंडल किया, लोगों को पैम्पर किया। यूट्यूब पे लोग अगर ना होते तो कुछ भी ना करते, अल्लाह खैर करे, जीता रहे हमारा इर्तुगरुल। उसने तो पाकिस्तानी अवाम को ऐसा मजबी किया ना, नमाज किसी ने नहीं पढ़नी शुरू की उसे देख के, लेकिन इर्तुगरुल देख के सारों का ईमान ताज़ा ज़रूर हुआ है। सो इन चीज़ों को मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग भी सोचें कि हमने इस टाइम पीरियड में क्या सीखा। अब मैं आप लोगों को ये टास्क दे रही हूँ कि इन सारी बातों को सुनने के बाद आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस करें और देखें। मैंने कहा हमने अपने ऑप्टिमम पॉइंट्स अचीव किए हैं कि हम किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं तकलीफ़ को, दुख को। ये कैद थी, समझे, और नो डाउट ये एक कैद थी जो अनचाही थी, हमारी सेल्फ वांटेड या सेल्फ क्रिएटेड ये नहीं थी आइसोलेशन। हम मजबूरी में आइसोलेटेड थे, अभी भी शायद होना पड़े मज़ीद। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात हों, जैसे मौसम चेंज होगा सर्दियों में, दे आर प्रेडिक्टिंग कि जी कोविड दोबारा आएगा और उससे ज़्यादा शिद्दत से आएगा जितना गर्मियों में था। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन आप सोचें कि आपने इस टाइम पीरियड में अपने कौन सा ऑप्टिमम कह लें जी अपनी चीज़ अचीव की है, कौन सी ऐसी पावर थी जो आप अपनी फुल ऑप्टिमम पॉइंट पे, ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं जी आपकी हद, लास्ट लिमिट कहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई, यानी वो मैक्सिमम लिमिट आपकी किसी चीज़ की बर्दाश्त की हो सकती है, किसी चीज़ से सफ़र करने की हो सकती है। जिन लोगों ने खुदा न खास्ता इससे फ़ाइट किया है उनका तो मैं कहती हूँ उनको सलाम है, बल्कि वो तो खैर हीरोज़ ही हैं जिन्होंने किया, अल्लाह ताला की मदद से ही हुआ है। बट दे फाउट, वो लड़े हैं जी।
उन्होंने सरवाइव किया है, उन्होंने ख़ुद को हारने नहीं दिया। इंसान तब तक नहीं हार सकता जब तक कि वो किसी चीज़ से ख़ुद हार ना मान ले। ये बहुत हमारा कह लें जी पाकिस्तानियों के लिए एक नॉवल है जन्नत के पत्ते, जिसको हम कह लें जी बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं फ़ीमेल्स। अभी भी आज जितनी फ़ीमेल्स या जितनी गर्ल्स सुन रही होंगी उनमें से 80% ने ये पढ़ा होगा। दैट्स टू गुड। उसके ये मतलब लाइन है जी कि इंसान कभी भी हार नहीं, या इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो ख़ुद किसी चीज़ से हार ना मान लें। दिस इज़ रियलिटी। अगर मैं ये लेक्चर्स इसकी एग्जांपल ही ले लें, मैं ये कह रही थी जी मुझसे नहीं हो पाएगा इतने काम में, लेकिन फिर मैंने सोचा जी कि वाकई आपका तब तक कोई चीज़ आपको नहीं हरा सकती अनटिल एंड अनलेस आप खुद हार ना मान जाएं। ठीक है जी। तो आपका मैंने कहा होम टास्क ये है जी, आपने बैठ के, मुझे नहीं बताना, आप बैठ के 10 मिनट के लिए या सोने से पहले एक सेल्फ एनालिसिस करें और सोचें कि आपने क्या अचीव किया है ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड। ठीक है जी। वो कुछ भी हो सकता है, आपने किसी गेम में एक्सेल कर लिया है। अच्छा, बच्चों को गेम्स खेलने का शौक़ होता है, पबजी पे बैन लगा, सब कुछ हुआ। मतलब मेरे पेरेंट्स का या कह लेंगे हमारे से पहली जनरेशन का और पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा इस सिलसिले में और पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो बच्चे खेलते हैं वो इसको नेगेटिवली नहीं लेते। वो 100 में से कोई एक बच्चा होगा जो इसको नेगेटिवली ले रहा होगा, बट जो गेम्स होती हैं वो बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती हैं। सो अगर आपने इस कोविड के दौरान किसी गेम में एक्सेल किया है तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपने खाना बनाना सीखा है तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपने कोई काम करना सीखा है तो दैट्स अ गुड थिंग। आपने कोई नई चीज़ सीखी है, नया सॉफ्टवेयर सीखा है, न्यू एप्लीकेशन सीखी है तो दैट्स अ गुड थिंग। और अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो समझें कि ये आप में कोई पोटेंशियल है ही नहीं, आप इस काबिल थे ही नहीं। आपको तो कोविड के दौरान खुला छोड़ देना चाहिए था, ताकि और कुछ ना होता तो आपको कोविड से तो ज़रूर पाला पड़ता और फिर आप कुछ करने पे मजबूर हो जाते। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। मतलब जो प्रीवियस हमारा था उसमें हम पढ़ रहे थे जी पार्टनरशिप अकाउंट्स में कि जी बनाने कैसे हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में हम कैपिटल अकाउंट्स देख रहे थे इन 2 फॉर्म्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। एक मिनट जी, इसकी ब्राइटनेस में सेट कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा, ओके जी। अब सुने ज़रा, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स में जो अकाउंट्स बनते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। ओके जी। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है अप एंड डाउन्स, मतलब आपकी जितनी चेंजेस आ रही हैं उनको हम फ्लक्चुएशंस कह रहे हैं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आप एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या एक ही अकाउंट बनाते हैं हर पार्टनर का अलग-अलग, उसी में कैपिटल के साथ दूसरी एडजस्टमेंट्स को भी लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपका कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, यानी अप या डाउन होता रहता है। जिस तरह हमने ये लिखा था जी, ये आपकी कैपिटल की वैल्यू थी, उसमें आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया और इंटरेस्ट ऑन लोन कर दिया। अगर इधर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हमारा कैपिटल डिक्रीज कर जाता। मैंने दोबारा से बता रही हूँ जी, फ्लक्चुएशन का मतलब राइज एंड फॉल। हाँ जी, राइज एंड फॉल या फ्लक्चुएशन मीन्स चेंज। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मीन्स कि आपने एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया और जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं विद रिलेटिंग कैपिटल आपने उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, यानी आपका वो कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आप क्या करेंगे जी, आप कैपिटल का अकाउंट अलहदा बनाएंगे जो आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो अदर एडजस्टमेंट्स हैं वो आप एक अलहदा करंट अकाउंट बना के उसमें डाल देते हैं। फिर से समझा रही हूँ, फ्लक्चुएटिंग में मैंने कहा एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल का, और हम क्या करेंगे जी, उसी में आपके कैपिटल के साथ जो फर्दर एडजस्टमेंट्स हुई हैं, इंटरेस्ट मिला है, कोई ड्राइंग्स की हैं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया है, या कुछ भी सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, हम वो सारी की सारी एडजस्टमेंट आपके उसी अकाउंट में इस तरह से रिकॉर्ड कर देते हैं, और आपका कैपिटल क्या करता है जी, फ्लक्चुएट, यानी उसमें राइज या फॉल आता रहता है। ठीक है जी। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैं ये कह रही हूँ कि आप कैपिटल का अकाउंट अलग बनाते हैं, और जो अदर एडजस्टमेंट्स के लिए एक करंट अकाउंट बनाते हैं
पार्टनर का, यानी ए, बी या सी का करंट अकाउंट बनाते हैं और बाकी की सारी एडजस्टमेंट आप उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। अब उसकी एग्जांपल मैं ये पिछली वाली ले रही हूँ जी। लास्ट जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें हमने कहा था जी ए ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ये देखें जी, हमने जो रफ वर्क लिखा था, ए ने कैपिटल इन्वेस्ट किया 35,000, बी ने किया है 20,000। अब हम इन दोनों के पहले कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। कैपिटल जब इन्वेस्ट होता है तो एंट्री क्या आती है जी, कैश अकाउंट टू, अब यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल्स हैं तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना है मैं यहाँ पे अलग-अलग लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को एंट्री बाद में सही तरह से समझ। मैंने यहाँ अलग-अलग लिखे, ये ए का है, ये बी का है। टोटल कितनी अमाउंट हो गई, 55,000। और क्रेडिट में क्या आएगा जी, ए का 35,000 और बी का 20,000। अब जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है, ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा जी, 35,000, और वो किसकी वजह से इफेक्ट हो रहा होगा, कैश की वजह से। तो ये ले जी, ये है हमारा ए का कैपिटल अकाउंट और ये है ए का करंट अकाउंट जिसमें हम अदर एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट में मैंने कहा क्रेडिट साइड पे हम 35,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से, कैश की वजह से। क्या हमने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। अब जब तक बिजनेस रहेगा तब तक ये कैपिटल अकाउंट 35,000 का बैलेंस ही शो करता रहेगा। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं जी, अजान का टाइम हो रहा है। ओके जी, वेलकम बैक। अजान हो रही थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं बोलती रहूँ टर। ओके जी, हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैंने कहा कि कर लिया। अब हम कर रहे थे कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैंने कहा जी कैपिटल अकाउंट हम अलग बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया है, ए का, बी का भी बना लेते हैं जी। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 20,000 आएगा उसकी क्रेडिट साइड पे, और उसके रेफरेंस में आएगा कैश, और ये आएगा जी 20,000। अब जितनी देर बिजनेस की लाइफ रहेगी या पार्टनरशिप की लाइफ रहेगी उसका ये कैपिटल अकाउंट 20,000 से ही शो होगा। दूसरे केस में क्या था जी, आपका चाहे जितना मर्जी कैपिटल इन्वेस्ट किया हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका कैपिटल चेंज होता रहेगा। यानी आपने क्या किया जी, उसमें कोई भी चेंजिंग करते गए एट द एंड ऑफ द डे उसका 35 वाला 39,252 बन गया। लेकिन फिक्स कैपिटल में वो सारी ज़िंदगी 35,000 ही रहेगा, ए का, और बी का 20,000 रहेगा। अब ए के करंट अकाउंट में जो चेंजेस आएंगी जी वो क्या होंगी जी, ए को प्रॉफिट मिला था कितने का, 4,000 का, क्रेडिट साइड पे करंट अकाउंट में वो आ गया। अब जितनी चीज़ें ये यहाँ पे लिखी हुई हैं ये उसके करंट अकाउंट में लिख देनी है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देना है 225 रुपये का, दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो ये 4,225 और इधर उसका बैलेंस आ जाएगा जी कितना, 4,225। बस सिंपल। उसमें ये है जी सब एक अकाउंट में ही डाल देनी है, इसमें दोनों चीज़ें अलग अलग अकाउंट्स में आपने कवर कर देनी है। अब बी का करंट अकाउंट क्या होगा जी, प्रॉफिट ही है, उसको और कोई चीज़ नहीं मिली, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेफरेंस से हम दे रहे हैं उसको 4,000 रुपये, इधर 4,000 और इधर भी 4,000। ठीक है जी। ये पार्टनरशिप अकाउंट में अगर आपको कैपिटल या वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देता है, कहता है जी कि एडजस्टमेंट्स कर दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे देना है, सब कुछ आपने इस तरह से लिख देना है। और करंट अकाउंट यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स और आपके जो हैं फिक्स कैपिटल वाले अकाउंट्स ऐसे होंगे। अगर वो कहता है जी आपने अकाउंट्स फिक्स कैपिटल से बनाने हैं या फिक्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं तो वो इस तरह से बनेंगे, और अगर वो कहता है जी अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाने हैं तो वो इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, इसके मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। ये हमने प्रॉब्लम नंबर 1 की थी, मैं इसकी प्रॉब्लम्स की पिक्चर्स आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूँगी। अगर कोई बच्चा, आप लोग, एक तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है जब मैं ये कहती हूँ जी कि आपको ये असाइनमेंट दूँगी,
आप लोगों ने पिछली असाइनमेंट्स 3 असाइनमेंट्स मैंने टोटल पूरे सेमेस्टर में दी थी। कुछ बच्चों ने 2 सबमिट कराई हैं, कुछ बच्चों ने 1 सबमिट कराई और किसी ने तो ज़हमत की नहीं ना। कुछ बच्चे तो ऐसे जिन्होंने 1 भी सबमिट करवाने की ज़हमत नहीं की और मुझे वो इस तरह शो करते रहे या उनका बिहेवियर ऐसा रहा जी जैसे दे हैव क्विटेड, कि वो क्विट कर चुके हैं। अब मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है जी एक हमारी क्लास का, मैं अब नाम मेंशन करने लगी हूँ जी, अब्दुर्रहमान था। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी, ही वॉज़ ए न्यू कमर, बट वो इतना सीरियस होकर पढ़ता था कि आई वाज थिंकिंग कि वो बच्चा कुछ करेगा। एग्ज़ाम्स शायद उसने पेपर भी नहीं दिया मिड टर्म का, उसके बाद उसने 1 भी असाइनमेंट जमा नहीं कराई। हमारे सीआर साहब के दोस्त हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे, उनको पता है जी जो भी टीचर कुछ भी कहेंगे अगर गलत सेंस में तो वो उन्हीं पे ही सही जाता है। आमिर ने शायद 1 या 2 फर्स्ट वाली असाइनमेंट सब बल्कि 1 जमा कराई है, 2 जमा नहीं कराई, मुझे उससे ये तवक्को नहीं थी। इसके अलावा हमारे 1-2 और स्टूडेंट्स हैं फीमेल्स में से, माशाल्लाह हमारी माहीन और निमरा दोनों सिस्टर्स, इफ़ दे आर लिसनिंग और ये वीडियो देख रही हैं तो बेटा आप लोगों ने पहली 2 असाइनमेंट्स तो सबमिट कराई हैं, बट आप लोगों ने 3rd असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई। मैं मजबूर हो गई आप लोगों के नाम लेने पे, क्योंकि आप ऐसे बच्चे जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाओगे। अब अगर आप लोग सेंड कर देंगे तो आप लोगों की ये आप लोगों पे है जी, इट्स अप टू यू। मैंने तो रिसीव करके उनके मार्क्स लगाने ही लगाने हैं। मैंने बहुत दफ़ा वार्निंग्स दी हैं आप लोगों को शायद CR GR के कहने का भी असर नहीं होता। जब जिनको CR GR छोड़ के टीचर के कहने का असर नहीं हो रहा, जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस कर रही हूँ कि बेटा लास्ट डेट ये है, इसको सबमिट करवा दें, लास्ट डे है सबमिट करवा दें, दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ, आप लोगों को याद करवा रही हूँ कि जी बेटा ये आप लोगों की 2 असाइनमेंट्स आपने पहले सबमिट नहीं कराई, अगर कोई करवाना चाहता है तो अब करवा दे। मैंने दोबारा मेंशन किया। फिर जो 3rd वाली थी उसमें मैंने कहा कि नो लेट सबमिशन, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, बच्चे भेजेंगे तो मैं ले लूँगी। लेट सबमिशन, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे करवाते हैं। हमारे टीचर्स हमें अगर 2 घंटे का टाइम पीरियड देते थे तो हम 2 घंटे में 5 मिनट रहते होते थे तो हम अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देते थे, बजाय ये कहने के जी प्लीज़ एक्सटेंड द टाइम, प्लीज़ एक्सटेंड द टाइम। आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना वो तरले करने में, वो पोटेंशियल अपना वहाँ शो कर दिया करें अपनी असाइनमेंट बनाने में। फिर टीचर को पता होता है जी कि अगर इस बच्चे ने विद इन दिस टाइम पीरियड अपनी असाइनमेंट पूरी कर लिया है तो इस बच्चे में इतना पोटेंशियल है। अभी मैंने जिनके नाम मेंशन किए, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सेंड मी योर असाइनमेंट्स, और मत पूछिएगा कि कौन सी असाइनमेंट्स है, आप लोगों के ग्रुप में उसकी डिटेल्स पड़ी होंगी। अगर किसी को पूछना है तो CR GR से पूछ ले, मुझे कांटेक्ट करने की गलती मत कीजिएगा। मैं टॉपिक नहीं बताऊंगी दोबारा कि मैंने कौन सी असाइनमेंट दी थी। CR GR ने आपको सेपरेटली भी मैसेजेस किए थे, मैंने कहा था बाकायदा कि सब बच्चों को सेपरेटली मैसेज कर दें, उनके अलग ग्रुप्स बने हुए, आप लोगों के साथ चैट करते हुए आप लोग फ़ौरन ऑनलाइन होते हैं। ग्रुप में हर बच्चे को जब आपका मैसेज सारे ग्रुप मेंबर सीन कर लेते हैं तब डबल क्लिक और ब्लू शो हो जाता है। इट मीन्स कि आप सब लोग वो मैसेजेस देखते हैं बट आप लोग रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझते। सो इट्स योर फॉल्ट अगर आप लोगों की। और वो असाइनमेंट, सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को लग रहा है जी कि वो असाइनमेंट ये देखने के लिए, एक पर्पज़ तो ये भी है जी कि वो इसलिए ली जा रही है कि आप लोगों ने ये लेक्चर्स सुने हैं या नहीं सुने। दूसरी मेजर रीज़न ये है जी कि हमारे पास रोल कॉल का यानी अटेंडेंस लेने का और कोई तरीका नहीं था, तो वो जो आपके हैं ना असाइनमेंट्स वो शो करेंगी कि आपने अगर ये सब लेक्चर्स लिए हैं तो वो आपकी अटेंडेंस 100% लगाई जाएगी। जिस बच्चे ने 3 में से 2 सबमिट कराई हैं असाइनमेंट्स उसकी 70% या 75%, जिस तरह से भी उसकी परसेंटेज बनेगी वो, तो दे आर फॉर द पर्पज़ ऑफ योर अटेंडेंस। जो बच्चा नहीं करा रहा उसकी अटेंडेंस 0 जाएगी, उसको सेशनल भी 0 मिलेगा। फिर मुझे मत कहिएगा जी कि मेरे सामने तो लेक्चर सुने थे। मेरी बलाओं को पता यूट्यूब पे कि कौन लेक्चर सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, ठीक है जी। तो वो आप पे था। अब अगर किसी के सेशनल्स नहीं लगते तो मुझे मत कहिएगा कि मैम आपने नहीं लगाए। मुझे जिन बच्चों ने, हाँ मेरे से इतनी मिस्टेक हुई थी, जिन बच्चों की लेट असाइनमेंट्स आई थी फर्स्ट 2 वाली, मैंने उनको मार्क्स लगाने मुझे भूल गए थे। वो 2 बच्चे थे, एक लड़की थी और एक हमारी क्लास का स्टूडेंट था। उन्होंने मुझे रिकॉल कराया कि मैम हमने आपको असाइनमेंट सेंड कर दी थी। और मेरा प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट ये है जी कि मैं अपने मैसेजेस को अनटिल एंड अनलेस डिलीट नहीं करती जब तक कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो। और आप बच्चों के मैसेजेस में कभी डिलीट नहीं करती, क्योंकि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सेंड की होती हैं, कोई ना कोई चीज़ पूछी होती है। तो वो 2 स्टूडेंट्स को भी मैंने ऐसे ही मार्क्स नहीं दिए। मैंने अपनी पहले पूरी व्हाट्सएप चैट खोली, उनमें उन दोनों के नंबर्स
ऑलरेडी उसी नंबर से उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स में वो आई हुई थी असाइनमेंट्स, वो देख के चेक करके फिर मैंने उन लोगों के वो मार्क्स लगाए हैं। सो अगर कोई ये कहता है जी कि हमने मैम को असाइनमेंट भेजी है, तो डोंट फॉरगेट कि मेरे पास हर बच्चे का मैसेजेस अभी तक पड़े हुए हैं मेरी चैट लिस्ट में, मेरी ईमेल आईडी में से मैं मेल्स डिलीट नहीं करती। क्यों? मेरे पे कोई बोझ नहीं है कि जी मेरी मेमोरी खाई जा रही है। आप याहू आराम से कि कहीं से भी खोल के उसको इंस्टॉल मतलब डाउनलोड्स कर सकते हैं उनकी ईमेल्स को। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरह से भेज रहे हैं। मेरे पास पूरा डाटा है, पूरे प्रूफ्स हैं। अगर आप ये कहते हैं जी कि हमने मैम को मेल की थी, मैम को व्हाट्सएप किया था, कुछ भी किया था, आपके पेपर्स अगर मैं चेक कर सकती हूँ ना, तो बेटा जी असाइनमेंट्स तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप लोगों ने पेपर इतने पैथेटिक तरीके से दिए थे, सॉरी टू से आप लोगों को एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट किसी ने पिक्चर्स लेके भेजी हुई थी, किसी ने पीडीएफ में किया हुआ था, किसी ने पता नहीं कहाँ कहाँ। अगर हम टीचर्स वो पेपर चेक कर सकते हैं तो आपकी असाइनमेंट तो हमारे लिए मुश्किल है ही नहीं है। ठीक है, अभी भी आप लोगों के पास लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर कोई सेंड करना चाहता है, जिन बच्चों को मैंने मेंशन किया है, इनसे मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि ये अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराएंगे। इतने वेले टाइम में घर बैठ के पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। चले फीमेल्स तो कोई ना कोई काम कर रहे थे, लड़के क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो वो ना तो अपनी असाइनमेंट्स जमा करा रहे हैं, ना ही अपने पेपर दे रहे हैं। पता नहीं आप लोग चाहते क्या है ज़िंदगी से। आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम। कुछ बच्चे हैं जो हमारी क्लास में बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस अपनी जगह मेरा बेटा, अगर आप लोगों के पास डिग्री है तो यू कैन डू योर बिज़नेस मोर एफिशिएंटली, आप ज़्यादा इफेक्टिवली उस चीज़ को समझ सकोगे। तो ये मेरे लिए नहीं है, आप कोई और काम करें। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है जी कि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप अगर दुकान पे बैठे हैं, किसी की दुकान है, दुकान पे बैठे बेटा 2 मिनट लगाएं, 4 मिनट लगाएं, बैठ के अपने गूगल से सर्च करके आप लोग असाइनमेंट्स देते हो, वहाँ से डाटा मैंने कहा उसको सर्व किया करें। एक वेबसाइट से विकीपीडिया से उठा के मत भेज दिया करें। डाटा को सर्च करें, 4-5 वेबसाइट से ढूंढें, एक अच्छी डेफिनेशन जो सबसे अच्छी आपको लग रही है वो डालें असाइनमेंट में, एग्जांपल्स दें कोई अगर टॉपिक है तो, और उसको सेंड कर दें। सिर्फ इतना सा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। आप लोग पता नहीं क्यों एक चीज़ को इतना बर्डन, अगर मैं यही काम आपको कहूँ ना हाथ से लिख के लाएंगे, मुझे हाथ से लिख के मेल करें, पोस्ट करें, फिर आप लोगों को पता लगेगा कि जी पोस्ट करनी है, फिर मुझे पता चलेगा जी अब तकलीफ़ है, अब बच्चा नहीं कर सकता मुझे सेंड, तो शायद उसको यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी। सो अगर किसी ने सबमिट करानी है असाइनमेंट तो मुझे करवा दे कल तक, मतलब आज 1 सितंबर है, तो आई विल वेट टिल 5 सितंबर। अगर 5 के बाद भी किसी बच्चे की नहीं आती तो मैं उनको 0 सेशनल्स दूंगी, बल्कि कॉलेज वालों ने पहले ही उन्हें अलॉट कर दिए होंगे। अगर फिर भी मुझे किसी की असाइनमेंट मिल जाती है, मैं लड़के झगड़ के आप लोगों के मार्क्स लगवा सकती हूँ। मतलब लड़ झगड़ के इन द सेंस कि बच्चे ने मेहनत की है, उसने मुझे सेंड कर दी है, उस पर असर हुआ है, सो वो डिज़र्व करता है अपने मार्क्स को। ठीक है जी, ये था हमारा लेक्चर नंबर 16, मेरे आगे 17 पड़ा हुआ है। हमारा ये वाला लेक्चर नंबर 17 पूरा हुआ है आज वाला। इसके ऊपर मैंने लेक्चर 17 लिखा हुआ था कि हम आज ये स्टार्ट करेंगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टुडे। तो हम क्या करेंगे जी, इसको कल डिस्कस करेंगे या अगली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट है जी, मतलब हम वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कौन से मेथड्स से भी बनाई जा सकती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो 2 मेथड्स के जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम वो 2 करेंगे जी, और हमारा फाइनली ये सेमेस्टर ख़त्म। ठीक है जी, होपफुली कि हम इस सब को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। 3 लेक्चर्स में हमारा ये वाइंड अप इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, और इस दुआ के साथ कि जल्द से जल्द हमारी कैंपस में मुलाकात हो। आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और दोबारा से कह रही हूँ, अपने असाइनमेंट्स मुझे मेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, किसी भी तरीके से मुझ तक पहुँचा दें। वो बच्चे जिन्होंने एक भी सबमिट नहीं कराई, वो कोई एक भी सबमिट करवा देगा तो एटलीस्ट उसकी कोई ना कोई परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।